हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के आगे के कंसेप्ट। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और किस किस प्रकार के सेल्स होते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, और एनिमल सेल्स और हमने प्लांट सेल्स के बीच में डिफरेंस देखा था। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेल ग्रोथ। पिछले वीडियो में हमने सेल एनाटॉमी देखी थी कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो हर सेल या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है इस अर्थ पर, उन सबको क्या करना पड़ता है। अगर सबकी लाइफ फिक्स्ड है, अगर एक जो सेल होता है उसकी लाइफ इतनी होती है कि वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में 60 टाइम रिप्रोड्यूस कर सकता है या फिर रेप्लिकेशन कर सकता है, पर ये रेप्लिकेशन के बाद, इतने रेप्लिकेशन के बाद ये सेल डेड हो जाता है, यानी कि मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। तो इस सेल को रेप्लिकेट करने के लिए क्या करना होता है कि ये सेल है, इसको अगर रेप्लिकेट करना है, 1 से 2 में कन्वर्ट होना है, तो क्या करेगा, ये रिप्रोड्यूस करेगा। और ये रिप्रोड्यूस करने के लिए इस सेल में जितने भी ऑर्गन्स हैं, है ना, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम और गोल्गी अपरेटस, जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं, ये सब इसी तरह से अगले सेल में फॉर्मेशन होना चाहिए और उनका फंक्शन प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन कि ये सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स किस तरह बनेंगे और उनके फंक्शंस किस तरह से कैरी ऑन होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ स्टोर होती है, सेल के अंदर डीएनए के अंदर स्टोर होती है। तो ये जो सेल है रेप्लिकेशन करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है रेप्लिकेशन करने के लिए, ताकि अगला सेल जो डॉटर सेल बनेगी वो क्या करेगी, सेम फंक्शन कर पाएगी और अच्छे से प्रोसेस कर पाएगी आगे, और अपने आप को कंटिन्यू रख पाएगी लाइफ प्रोसेस के अंदर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, डीएनए के अंदर स्टोर होती है। अब डीएनए हमने देखा था कि किस तरह से कंडेंस होता है, इसको और समझते हैं बेहतर। डीएनए क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो डीएनए होता है ये कहाँ मौजूद होता है, क्रोमोसोम के रूप में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, सेल के अंदर। ये हमारा सेल है, सेल का न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। अब ये क्रोमोसोम है ना, जैसे कि कोई उलझा हुआ या फिर किसी धागे का गुच्छा अगर आपने देखा हो, तो वो धागे का गुच्छा जैसा होता है, और ये धागे का गुच्छा इस तरह का कुछ फॉर्मेशन ले लेता है, इस तरह से एक फॉर्मेशन बनाता है क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम का। अब अगर इसको सुलझा के और ऐसे लंबी अगर इसकी डोरी अगर बना दें, तो ये किसका रूप ले लेगी, डीएनए का रूप ले लेगी, डीएनए का। तो ये डीएनए होता है। और जब ये डीएनए कंडेंस होता है और कॉइल्ड अप होता है, तो क्या बन जाता है, क्रोमेटिन, और फिर क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन होंगे, क्या होंगे, और वो किस तरह से प्रोसेस करेगा, उसके सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मौजूद होती है, डीएनए के अंदर। इस डीएनए के अंदर ये डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का लेडर शेप में होता है, बाइंडेड लेडर शेप स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर जो है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो है एक जीन सेगमेंट है एक डीएनए का। तो ये जो डीएनए की लॉन्ग चेन है ना, इसके अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं, ये लेडर के जो स्टेप्स दिख रहे हैं, ये स्टेप्स क्या हैं, ये फॉस्फेट शुगर है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, है ना। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स, इनके नाम क्या क्या होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और ग्वानिन। तो ये जो एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और ग्वानिन है, ये क्या करते हैं, आपस में पेयर्स बनाते हैं। एडेनिन किसके साथ पेयर बनाता है, साइटोसिन के साथ, और एडेनिन किसके साथ पेयर बनाता है, थायमिन के साथ, और साइटोसिन किसके साथ पेयर बनाता है, ग्वानिन के साथ। अब ये जो डीएनए है ना, ये क्या करता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ये अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, अगर मान लीजिए ये एक डॉग है ना, तो अगर ये डॉग के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसकी एक टेल होगी, इसके 4 लेग्स होंगे, और इसका माउथ किस तरह का होगा, इसकी सूंघने की शक्ति किस प्रकार की होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, डीएनए के अंदर।
अब ये डीएनए के अंदर जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है इसको पास भी करना होता है अगले सेल के अंदर। अगर ये एक सेल है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है तो इसको आगे पास भी करना है। तो ये डीएनए की इन्फॉर्मेशन किस तरह पास ऑन होगी, क्योंकि डीएनए को जो है प्रोसेस करना मुश्किल होता है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर है या फिर सेल का प्रोसेस है, वो क्या करता है, उस डीएनए को, कॉम्प्लेक्स डीएनए स्ट्रक्चर को सिंपल आरएनए स्ट्रक्चर में चेंज कर देता है। तो वो कैसे करता है, एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि डीएनए के ऊपर कवर अप करता है और फिर उसमें से एमआरएनए को क्या करता है, कॉपी करता है। यानी कि अगर ये डीएनए हम, जैसे कि ये डीएनए होता है इस तरह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसको अगर हम अनबाइंड करें, अगर हम इसको सुलझा दें तो ये कैसा दिखेगा, इस तरह से सिंपल लेडर टाइप दिखेगा। ओके, अब ये सिंपल जो लेडर है इसमें क्या होगा, ये ऐसा बाइंडेड था, इसको हमने अनबाइंड करके क्या करा, इसकी एक सिंपल लेडर बना दी। अब ये सिंपल लेडर जो है ना, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इस तरह से क्या है, पेयर्स बने हुए हैं। अब ये जो पेयर्स है ना, ये क्या करेंगे, इसके ऊपर एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा जो इसके ऊपर कवर अप करेगा और यहाँ से क्या करेगा, ये जो एडेनिन और ग्वानिन है ना, यहाँ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, इसके यहाँ पर एक सिमिलर चेन बना देगा जिसको हम एमआरएनए बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए बना देगा, है ना। और यहाँ से मैसेंजर आरएनए बाहर आ जाएगा ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके। ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर फॉस्फेट, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन रखी हुई है, इसको क्या करेगा, कॉपी करके बाहर निकल जाएगा। अब ये जो बाहर निकलेगा यहाँ से एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है हम अभी आगे पढ़ते हैं, पर ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद क्या होगा, ये मैसेंजर आरएनए जो है राइबोसोम से बाहर आ जाएगा और प्रॉपर आरएनए जो रहता है, जो मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, न्यूक्लियस से जब बाहर आ जाता है तो ये बाहर आने के बाद इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है और वो क्या करता है, फिर प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। अब वो प्रोटीन किस काम में आते हैं, वो प्रोटीन एक तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन, ये जो प्रोटीन्स इसके अंदर बनते हैं ये हमारे डाइजेशन और इसके अलावा हमारी सेल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना और भी कई सारे काम में ये आते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि ये जो आरएनए है, ये आरएनए जो है किस तरह से डीएनए में से बाहर आता है और किस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन की इसमें प्रोसेस होती है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद इस तरह मॉडिफाई हो जाता है कि इससे प्रोटीन बनाया जा सके, है ना। तो आरएनए क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एक मल्टी यूनिट एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, आरएनए सिंथेसाइज करता है, कहाँ से, डीएनए टेम्पलेट के अंदर से। तो ये डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके और इसमें से आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बाहर आता है। तो वो कैसे आता है, जब मैंने आपको दिखा दिया अभी तक कि ये अगर डीएनए है ना, ये डीएनए है और यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में, ATCG, है ना, इस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो ये यहाँ पर जो आरएनए का पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा, इसी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेगा, है ना। तो इसी इंफॉर्मेशन कॉपी करेगा तो यहाँ पर वो एडेनिन की जगह क्या बना देगा, यूरेसिल बना देगा। एडेनिन के अपोजिट में क्या आता है, थायमिन आता है, पर वो थायमिन की प्लेस पे क्या बना देगा, यूरेसिल बना देगा। और थायमिन के अपोजिट में क्या आता है, एडेनिन आता है, तो वो यहाँ पर एडेनिन बना देगा। और साइटोसिन के अपोजिट में क्या आता है, ग्वानिन आता है, पर यहाँ पर वो क्या बना देगा, ग्वानिन बना देगा। और ग्वानिन के अपोजिट में क्या आता है, साइटोसिन आता है। तो इस तरह से एक चेन बनाएगा, इसी इंफॉर्मेशन की कॉपी बनाएगा, चेन बनाएगा उसकी, और यहाँ से एमआरएनए बाहर आ जाएगा। अब ये बाहर आ जाएगा तो ये जो एमआरएनए यहाँ से बाहर आया है ना, ये एमआरएनए कहाँ है, यहाँ है। तो ये एमआरएनए अब यहाँ बाहर आ गया है। अब ये क्योंकि हमारा यूकैरियोटिक डीएनए है तो इसके अंदर कुछ एक्सोन्स होते हैं और कुछ इंट्रॉन्स होते हैं। तो एक्सोन्स तो वो डीएनए का पार्ट होता है जो कि कोडिंग के लिए बना हुआ होता है, यानी कि ये कोडिंग रीजन होता है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ से प्रोटीन बनाया जा सकता है ना। पर ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इस कोडिंग को क्या करते हैं, इस कोडिंग की प्रोसेस को इंटरप्ट करते हैं। तो फिर
ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि कैपिंग और स्प्लाइसिंग की प्रोसेस से क्या होता है, इस इंट्रॉन्स को हटाया जाता है। पहले कैपिंग की जाती है इस पूरे mRNA की, और इसके आगे एक टेल और एक कैप लगाया जाता है, और फिर हमारे न्यूक्लियस के अंदर ये सारी प्रोसेस हो रही है। और फिर इसमें क्या होता है कि ये जो mRNA है, ये mRNA है जो है, ये प्री mRNA है ना। अब इसका क्या होगा कि इसमें से ये इंट्रॉन्स जो है हटाए जाएंगे। तो ये इंट्रॉन्स रिमूवल का प्रोसेस जो होता है, ये इसको क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। ये स्प्लाइसिंग कैसे होती है कि यहाँ पर जो है, यहाँ से इसको इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और एक प्रॉपर जो है mRNA बन जाता है, जो कि बाहर निकल जाता है कहाँ से, न्यूक्लियस से। और फिर ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम के साथ मिलकर और फिर प्रोटीन बनाता है। क्या करता है, राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है। तो ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ये देखने से पहले अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है। कैसे बनता है डीएनए से आरएनए, डीएनए के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज चिपक जाता है डीएनए के साथ, और फिर वो क्या करता है, आरएनए की चेन बना देता है वहाँ से, जो कि कॉपी होती है डीएनए की। और फिर उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, जो कि एक प्रॉपर आरएनए बनाता है, जो कि प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम के साथ जाके जुड़ जाता है। तो डीएनए और आरएनए के अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। डीएनए सबसे पहले क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर होता है, पर आरएनए के अंदर सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और नाइट्रोजन बेस जो होते हैं डीएनए के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। और इसमें जो पेयर बनते हैं, एडेनिन और थायमिन के बनते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के पेयर बनते हैं। और आरएनए के अंदर क्या होता है, एक जो है नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाता है, जो एडेनिन है वो वैसा का वैसा रहता है, साइटोसिन भी वैसा का वैसा रहता है, और ग्वानिन भी वहीं पर रहता है। बस थायमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। अब डीएनए के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, जिससे क्या बनता है, आरएनए बनता है। और आरएनए के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, जिससे क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब डीएनए जो है, डीएनए किस लिए होता है हमारे बॉडी के अंदर, इस हमारे सेल के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। पर आरएनए किस लिए होता है हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, इस जो ये डीएनए ने इंफॉर्मेशन को स्टोर करा है, इस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। और फिर इसको प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, इसको प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। तो ये आरएनए और डीएनए के अंदर बेसिक क्या होता है, डिफरेंस हो गया। ये जो प्रोसेस है ना, डीएनए से आरएनए बनाने का और आरएनए से प्रोटीन बनाने का, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। तो इस सेम प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये थ्योरी दी थी फ्रांसिस क्रिक ने, और उन्होंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर, लगभग सभी के अंदर, मोस्टली सभी के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस सेम होता है कि सबसे पहले सभी के अंदर डीएनए होता है, सभी के सेल्स में, और फिर वो डीएनए क्या बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू, स्प्लाइसिंग और कैपिंग के थ्रू क्या बनाता है, वो mRNA बनता है उससे, और फिर उस mRNA को ट्रांसलेशन होता है, उस ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बनता है, वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये प्रोसेस सेम होता है। पर जहाँ पर एक थ्योरी होती है, वहाँ सभी दूर क्या होता है कि हर थ्योरी का एक एक्सेप्शन भी होता है। तो वो एक्सेप्शन भी हम अभी स्टडी करेंगे, पर हम उससे पहले क्या देखते हैं, ये हो गया है, ये भी हो गया। तो उसके पहले हम देख लेते हैं प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। प्रोटीन के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि जो हमारा सेल है उसको स्ट्रक्चर या शेप प्रोवाइड करना, या फिर जो उसके एंजाइम होते हैं वो हार्मोन और ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्टर के जैसे काम करते हैं, और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का भी काम करते हैं, है ना। और रेगुलेशन करना, हमारे जो सेल है उसकी सारी प्रोसेस का रेगुलेशन करना, और उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स है उनको भी रेगुलेट करना और बैलेंस करना, ये किसका काम होता है, प्रोटीन का काम होता है, जो हमारा mRNA बनाता है। और इसके अलावा क्या करता है, वो कम्युनिकेशन का काम भी करता है, मेंटेनेंस और रिस्पॉन्स का काम भी करता है। तो ये सारे काम किसके होते हैं, प्रोटीन एंजाइम के काम होते हैं, जो
किससे बनता है, जो किसके थ्रू बनता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन से आरएनए के थ्रू बनता है ना। डीएनए की इंफॉर्मेशन से आरएनए के थ्रू जो प्रोटीन बनता है उसको क्या, उसके ये सब फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना या फिर फंक्शनल, सारे फंक्शंस जो हमारे सेल के अंदर होते हैं उसका ध्यान रखना, रेगुलेशन करना सारी चीज़ों का, और कम्युनिकेशन करना दूसरे अलग अलग न्यूरॉन्स के बीच में, और मेंटेनेंस करना सारे सेल्स का, और रिस्पॉन्स करना सारी एक्टिविटीज़ का। तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन क्यों बनता है, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो क्यों बनते हैं, और आरएनए क्यों बनता है, और ये सेंट्रल लॉ ऑफ जेनेटिक्स, ये इसके एक्सेप्शन क्या है, ये हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन क्यों बनता है। हमने अभी अभी देखा था कि आरएनए क्यों बनाया जाता है, क्योंकि डीएनए को प्रोसेस करना मुश्किल होता है, इसलिए आरएनए से क्या होता है, आरएनए क्या करता है, डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी करके उसको प्रोसेस करता है और फिर प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये एंजाइम्स हमारे सेल की सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज से, जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, जो हम फूड इंटेक करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उस फूड के से जो ग्लूकोज निकलता है, उस ग्लूकोज से पायरुवेट बनाना और उस पायरुवेट से क्या करना, एटीपी फॉर्मेशन करना। यानी कि ये सारा काम किस एंजाइम का होता है, ये प्रोटीन एंजाइम का होता है, जो हमारी बॉडी बनाती है आरएनए के थ्रू, है ना। और जो कि हमने देखा, ये जो सेंट्रल डायग्नोमा ऑफ बायोलॉजी है, इसके अंदर क्या होता है कि ये थ्योरी दी थी, तो उस थ्योरी के अंदर क्या बताया था कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है। तो ये जो आरएनए और प्रोटीन है, इस चेन का क्या है, एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन, क्या है, कुछ वायरसेस हैं जो कि इस चेन को तोड़ देते हैं। अभी हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो वायरसेस क्या होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने आप से, जिनके अंदर कोई सेलुलर एक्टिविटी नहीं होती। जैसे कि हमारा सेल होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि ब्रेन होता है सेल का, और कई सारे उसके अंदर दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उस सेल को अलाइव रखने के लिए। पर वायरसेस क्या होते हैं, एक तरह के सेल होते हैं, जो एक तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उनके अंदर खुद की कोई सेलुलर फंक्शन नहीं होता उनके अंदर। बस उनके अंदर क्या होता है, एक डीएनए होता है और कुछ लिपिड्स होते हैं जो उस डीएनए को कैरी ऑन करते हैं, है ना। और जब ये डीएनए किसी होस्ट की बॉडी में जाता है, यानी कि जैसे कि कोरोना वायरस, जैसे कि अगर ये मान लीजिए कोरोना वायरस है, तो ये जब किसी होस्ट की बॉडी में जाता है तो ये क्या करता है, इस होस्ट के बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जाके खुद को रेप्लिकेट करता है उसके डीएनए के साथ खुद को रेप्लिकेट करता है, और उसके डीएनए के साथ क्या करता है, कनेक्ट होकर, और फिर अपनी लाइफ को क्या करता है, उसी होस्ट की बॉडी के अंदर जी सकता है बस। और जैसे ही वहां से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से डेड और अलाइव के बीच में, मान लीजिए ज़ॉम्बी टाइप होता है ना जिंदा होता है ना मरा हुआ होता है। इसीलिए ये जो क्या कहलाते हैं, बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड डेड कहलाते हैं। जो वायरस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड डेड। तो दो टाइप के वायरस होते हैं। एक सिंपल वायरस होते हैं जिनके अंदर सेम प्रोसेस होती है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, है ना, जो कि हमने अभी तक सारे सेल्स में देखी है। ये क्या होता है कि जैसे कि ये वायरस है एक, और ये वायरस क्या कर रहा है, जैसे कि हमारा कोरोना वायरस, ये वायरस क्या करता है, एक होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है। इस वायरस के अंदर डीएनए है, ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है। तो यहाँ पर जो ये सेल है ना, तो इस सेल से क्या करेगा, ये कनेक्ट हो जाएगा और अपना डीएनए इसके अंदर ट्रांसमिट कर देगा। अब ये डीएनए क्या करेगा, होस्ट की बॉडी का जो डीएनए है उस डीएनए के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उस होस्ट की बॉडी के साथ क्या करेगा, ये कनेक्ट हो जाएगा और फिर अपना डीएनए इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। अब ये डीएनए अंदर ट्रांसफर होकर क्या करेगा, ये होस्ट का जो डीएनए है उस होस्ट के डीएनए के साथ कनेक्ट होकर और फिर क्या करेगा, अपनी डीएनए का रेप्लिकेशन बनाएगा। अब जो होस्ट का सेल है ना, वो क्या करेगा, वो तो
वो तो ये नहीं जानता है, होस्ट का सेल जो है वो ये नहीं जानता कि ये जो अंदर डीएनए है ये मेरा है या किसी और का है। तो ये डीएनए ये क्या करेगा, उस डीएनए को कॉपी करना शुरू कर देगा जो कि वायरस के थ्रू आया है ना। और फिर वो क्या करेगा, वो वायरस एमआरएनए बनाएगा और फिर उस एमआरएनए का प्रोटीन बनेगा और फिर ये साइकिल चलती चली जाएगी। और फिर इससे क्या होगा, वो वायरस अपने आप को उस होस्ट की बॉडी में रेप्लिकेट करेगा जब तक कि वो क्या हो, वो होस्ट बीमार होकर, और जब तक कि वो या तो बीमार होकर और या तो ठीक हो जाता है अपने आप इम्यूनिटी से, या फिर बाहर से इम्यूनिटी लेकर ठीक हो जाता है, या फिर क्या होता है वो होस्ट की डेथ हो जाती है जब तक सारे सेल्स जब तक मर नहीं जाते। क्योंकि ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, जब कोई सेल के अंदर वायरस का डीएनए जाता है तो वो क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। और वो अपने आप को जब तक रेप्लिकेट करता रहता है जब तक कि ये वायरस का ये जो सेल है होस्ट का, ये फट कर और ये सारा जो डीएनए है वापस से फैल ना जाए। और फिर जब ये दोबारा फैलता है तो ये दूसरे सेल्स के साथ कनेक्ट होता है और फिर क्या करता है, उसके अंदर भी अपने आप को रेप्लिकेशन करना शुरू करता है। और ये प्रोसेस चलती जाती है जब तक या तो होस्ट उसकी इम्यूनिटी ना प्रोवाइड कर ले उस वायरस की, या फिर वो वायरस उस होस्ट को खत्म ना कर दे पूरी तरह से। पर कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीएनए नहीं होता है, उनके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। तो इनको क्या कहा जाता है, रेट्रोवायरस। अब इनके अंदर जो आरएनए होता है वो क्या करता है, आरएनए वो वापस से उस सेल के अंदर जाएगा। आरएनए उसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से डीएनए अंदर गया, उसी प्रोसेस से क्या करेगा, आरएनए भी उस सेल के अंदर चला जाएगा, होस्ट के सेल के अंदर। अब ये क्या करेगा, आरएनए पहले डीएनए के साथ कनेक्ट होकर आरएनए से डीएनए बनाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहेंगे। डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहते हैं, है ना। तो जो आरएनए से डीएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की ये प्रोसेस करेगा तो यहाँ पर क्या हो गया, इसने जो सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजिकल मोलिकुलर बायोलॉजी है उसको इसने तोड़ दिया। इसने क्या करा, डीएनए से आरएनए की जगह आरएनए से डीएनए बना दिया। तो ये क्या है, उस थ्योरी का एक एक्सेप्शन है रेट्रोवायरसेस। अब इस रेट्रोवायरसेस के एग्जांपल क्या है, एचआईवी वायरस इसका एक एग्जांपल है। और जो नॉर्मल वायरसेस हैं जैसे कि कोरोना वायरस और इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब क्या है, नॉर्मल वायरसेस हैं जो डीएनए से आरएनए बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।